गुज़िश्ता 1.5-2 माह से मेरी कोशिश रही कि मैं सियासत और सहाफ़त का मौजू सैलाब ज़दगान को बनाऊं है। इस मकसद के लिए मैंने जियोतक के खिलाफ ट्वीट किए, लेकिन बदकिस्मती से तमाम सियासतदान बिलअमूम और इमरान खान बिलखुसूस सैलाब और सैलाब ज़दगान को नंबर 1 इशू बनाने नहीं दे रहे, बल्कि सिवाय हामिद मीर साहिब के हमारे अहले सहाफ़त के लिए भी वो मसला नंबर 1 नहीं बन रहा। ऐवान सदर में आर्मी चीफ और इमरान खान की मुलाकात क्यों और कैसे हुई और उसका क्या नतीजा निकला, इन सब सवालों का जवाब और मुताल्लिका मालूमात काफ़ी दिनों से मेरे सीने में दफन थीं। ताहम इस वजह से मैं इस तरफ नहीं जा रहा था कि कहीं सैलाब ज़दगान पर तवज्जो न देने के जुर्म में कहीं में भी शरीक न हो जाऊं, लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान बाज आ रहे हैं, न उनके तर्जुमान और न उनका हामी मीडिया। पहले ऐवान सदर में इस खुफिया मीटिंग की खबर लीक की, फिर इमरान नियाज़ी ने अपने रवैये से ऐसा ताअस्सुर दिया कि जैसे उन्हें फिर एस्टेब्लिशमेंट ने गोद ले लिया। फिर साथ एक और झूठी खबर फैला दी कि आर्मी चीफ एक कोर कमांडर की गाड़ी में जाकर एक सेफ हाउस में इमरान नियाज़ी से मिले हैं। कुछ रिटायर्ड फौजियों के जरिए ये झूठ भी फैलाया गया कि मीटिंग की कोशिश पीटीआई नहीं बल्कि फौज की तरफ से हुई। अब ये सब कुछ करने के बाद भी जब नियाज़ी साहिब की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो उन्होंने दोबारा यूटर्न लिया और DGISPR का नाम जलसों में लेकर फौज को अवाम के सामने आंखें दिखाने लगे। इसलिए आज मैं भी सैलाब से सिर्फ नजर करके इस हवाले से हकायक सामने लाने पर मजबूर हुआ हूं। हकीकत यह है कि हुकूमत से निकाले जाने के बाद शायद ही कोई रोज ऐसा गुजरा हो कि जब नियाज़ी साहिब या उनके किसी नुमाइंदे ने किसी न किसी चैनल से आर्मी चीफ और DGISI का मिन्नत तरला न किया हो। उनका यही मुतालबा रहा कि वो माजी की तरह उन्हें गोद लेकर मौजूदा हुकूमत को रुखसत करके दोबारा इंतखाबात करवा दें, तो वो सब कुछ करने को तैयार है। इन राबतों के दौरान उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को गारंटी के साथ एक्सटेंशन की ऑफर भी की, लेकिन वो न्यूट्रल रहने पर इसरार करते हुए मुलाकात से इनकार करते रहे। न चीफ के रिश्तेदारों को छोड़ा गया, न साबिक फौजी अफसरान को और न उनके ज़ाती दोस्तों को। नौबत यहाँ तक आई कि अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के साबिक नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद से भी आर्मी चीफ को दरखास्तें करवाई गईं कि वो इमरान नियाज़ी से एक मुलाकात कर ले। वाज़ेह रहे कि अमरीकी न्यूकांस के रुकन ज़ल्मे हुकूमत की तब्दीली के 1 माह बाद पाकिस्तान आए थे और नियाज़ी साहिब से खुफिया और तवील मुलाकात की थी। अलावा अज़ीं पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही भी दिन रात मिन्नत तरले में लगे रहे, जबकि आरिफ अलवी भी हमा वक्त इसी काम में लगे रहे, लेकिन आर्मी चीफ फिर भी मिलने को तैयार नहीं थे। नौबत यहाँ तक आई कि एक दिन अचानक आरिफ अलवी आर्मी चीफ के घर जा पहुंचे और काफी देर तक मिन्नत तरला करके उन्हें अपने घर यानी ऐवान सदर में अपने लीडर इमरान नियाज़ी से मुलाकात पर आमादा किया। चुनांचे नियाज़ी साहिब से शदीद मायूस और दुखी जनरल कमर जावेद बाजवा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मतला करके इस मुलाकात के लिए ऐवान सदर गए। हस्बन आदत इमरान नियाज़ी ने उनसे दरख्वास्त की कि वो MQM और बाप पार्टी को अलग करवाकर मौजूदा हुकूमत ख़त्म कर दें और फौरी इंतखाबात करवा लें। जवाब में उन्हें बताया गया कि पहले ही PTI के लिए गैराइनी किरदार अदा करने की वजह से फौज बहुत बदनाम हुई है और वो दोबारा यह गलती नहीं कर सकती। उनके सामने अदादोशुमार रखकर बताया गया कि अगर वो इक़्तिदार में रहते तो जून तक मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता, जबकि अमरीकी साजिश के झूठे बयानिए से भी उन्होंने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। इमरान नियाज़ी इसरार और आरिफ अलवी वगैरह बीच बचाव आ मिन्नत तरला करते रहे, तो जवाब में उन्हें बताया गया कि उनकी तमाम एहसान फरामोशियों और फौज में तकसीम की कोशिश के बावजूद फौजी क़ियादत उनके साथ दुश्मनी नहीं चाहती और न ये चाहती है कि उनके साथ वो सलूक हो जो भुट्टो और नवाज शरीफ वगैरह के साथ हुआ, लेकिन फौज उन्हें फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं दे सकती। वजह इसकी ये बताई गई कि मौजूदा सीट अपने IMF से डील करके वक्ती तौर पर मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि माशी इस्तेहकाम आ गया है। अब भी डॉलर और महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। रोजाना फौज और हुकूमत कोशिशें करके चंद अरब का इंतजाम करती और मुल्की इंतजाम चलाती है, जबकि ऊपर से सैलाब ने कसर पूरी कर दी। ताहम अगर इत्तेहादी जमातों का आपस में कोई मसला आ जाता है और हुकूमत खुद टूट जाती है, या फिर अगर माशी इस्तेहकाम के बाद मुत्तफ़िका तौर पर सियासी जमातें कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराती हैं, तो फौज ना रुकावट बनेगी और ना मुदाखलत करेगी। उन्हें ये भी कहा गया कि इस वक्त भी 2 सूबों और गिलगित बाल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है
اور مشورہ دیا گیا کہ بہتر ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ میں دوبارہ جائیں اور مفاہمت کے ذریعے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے اور نئے انتخابات کا راستہ نکال۔ وہ اگر پاپولر ہو رہے ہیں تو فوج ان کا راستہ نہیں روکے گی، اور اگر وہ اگلے انتخابات جیتتے ہیں تو آرام سے جیت لے۔ فوج اسی طرح لاتعلق رہے گی جس طرح پنجاب کے ضمنی انتخابات میں لاتعلق رہی۔ یوں یہ میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی۔ شاید اس کے بعد بھی تناؤ میں کمی آتی، لیکن عمران خان نے پہلے اس میٹنگ کی خبر کو لیک کرایا، پھر اس کے بارے میں یہ جھوٹا تاثر دیا کہ جیسے یہ میٹنگ فوج کی خواہش یا مجبوری تھی، پھر کچھ عرصہ چالاکی کا مظاہرہ کر کے یہ جھوٹا تاثر دیا کہ فوج کے ساتھ ان کی پھر ڈیل ہو گئی ہے۔ اس سے انہوں نے حکومت اور فوج کو آپس میں بدگمان کرنے کی کوشش کی۔ پھر جنرل فیض حمید کے ذریعے ایک اور خفیہ میٹنگ کی جھوٹی خبر پھیلا دی، اور ظاہر ہے ان خبروں سے تمام ادارے متاثر ہوتے رہے، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ نومبر سے پہلے کسی صورت نئے انتخابات نہیں ہو سکتے اور کسی بھی صورت ان کے ہاتھوں ان کے پسند کے نئے آرمی چیف کی تقرری کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، تو وہ دوبارہ بلیک میلنگ پر اتر آئے۔ پہلے کور کمیٹی میں اپنے ان لوگوں کو کھری کھری سنائیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان پر پابندی لگائی کہ وہ آئندہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ حالانکہ ان میں پرویز خٹک جیسوں کو بھی سننا پڑی جو خود عمران خان کے نمائندے کے طور پر جاتے تھے۔ پھر چکوال کے جلسے میں ایک بار پھر شیر نظر آنے کی کوشش کی اور فوج اور آئی ایس آئی کو خوب سنائی۔ اگرچہ اب کی بار آئی ایس پی آر کی طرف سے ان کی دھمکیوں پر کوئی رد عمل نہیں آیا، لیکن میری معلومات کے مطابق فوج کی صفوں میں غصے کی جو لہر اب دوڑ گئی ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے فوج کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے اور عمران خان مزید اس سلسلے کو کہاں تک لے جاتے ہیں۔